हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज हम डीओई का एनुअल एग्जामिनेशन के लिए जो प्रैक्टिस पेपर इशू है उसे सॉल्व करेंगे और उसका आज हम पार्टी करेंगे जिसमें एमसीक्यू हमें दिए जाते हैं। 20 क्वेश्चन होंगे, 1 नंबर का हर एक क्वेश्चन होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, यदि 65 और 117 का महत्तम समापवर्तक 65m-117 के रूप में है तो m का वैल्यू बताइए। बहुत बार आपने ये क्वेश्चन किया है बेटा। आई होप कि आपको सब क्वेश्चंस टिप्स पर होंगे अभी और आपकी प्रैक्टिस भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई होगी। तो क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में, इसका एचसीएफ निकालना है और जो एचसीएफ आएगा उसको इसके इक्वल रख देना है। तो 65 और 117 का हम एचसीएफ निकालेंगे। जब तक शेष बचता जाएगा हम भाग करते जाते हैं और आंसर हमारा ये वाला नहीं होता, ये होता है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो इट इज 13। अब आपने क्या करना है, 13 को उसने इस फॉर्म में लिखा है, एक्सप्रेस किया है, तो हम भी 13 को इसके इक्वल लिख देंगे। नाउ इट इज एन इक्वेशन। सबसे पहले 117 को इधर जाके घटा करेंगे, यहाँ बच गया 65m, ये बन गया 130 बराबर 65m। अब क्या करेंगे बेटा, 65 को यहाँ बटे में ले जाएंगे, भाग कर देंगे, आंसर इज 2। नेक्स्ट है, एक द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट इज आल्सो 30। सिंपल हमें पॉलिनोमियल बनाना है, तो क्या फॉर्मूला होता है, x² माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। सो x² माइनस सम की जगह आपको 11 रख देना है और प्रोडक्ट की जगह +30 रख देना है। दिस इज अवर आंसर। ध्यान से आंसर का ऑप्शन चूज करना है, उस पर टिक लगाना है। समांतर रेखाओं के लिए कंडीशन बतानी है फॉर पैरेलल लाइंस। तो उसमें क्या होता है बेटा, तीनों उसमें हमारे पास पहले दोनों रेशो इक्वल होते हैं और तीसरा इक्वल नहीं होता। नो सॉल्यूशन का केस है ये। पैरेलल लाइंस कब होती हैं, जब वहां पर कोई भी हल नहीं है। सो आंसर इज ए। नेक्स्ट है, द्विघात समीकरण का एक मूल घटा 2 है, 1 रूट इज -2। अगर ये इसका हल है बेटा, मूल है, रूट है, इसका मतलब सॉल्यूशन है, तो हम x की जगह इसे रख देंगे और इक्वल टू 0 कर देंगे। बहुत ध्यान से आपने ब्रैकेट में डालना है वैल्यू को, x² दैट मीन्स -2 का स्क्वायर, फिर -b, फिर से ब्रैकेट बनाएंगे, -2 को रखेंगे, +12 बराबर 0। -2 का स्क्वायर 4 रखना है, ध्यान से -4 नहीं करना है इधर बेटा। अब यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, 2p, इक्वेशन बन गई 2p + 16 इक्वल टू 0, 2p इक्वल टू -16, p इज इक्वल टू -8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी AP 261, 255, 249 का कौन सा पद पहला ऋणात्मक पद है? विच वन इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म? नेगेटिव टर्म का क्या मतलब है बेटा, कि वो 0 से छोटी है ना। तो हमें क्या करना है, an जो हम लेंगे उसको 0 से छोटा मान के हम चलेंगे। तो व्हाट इज a हेयर, दिस इज 261। d कैसे निकालते हैं आप, दूसरी में से पहली को घटाना, यानी कि 255 - 261। अब बड़ी टर्म में से छोटी को घटाएंगे तो -6 आ गया आपके पास। अब हमें चाहिए क्या, an हमें देना है 0 से छोटा, ठीक है। तो हमने 0 से छोटे का निशान लगा दिया और 0 बड़ा होना चाहिए। अगर 0 से छोटी कोई चीज़ है तो वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी ना। तो हमें वही फाइंड आउट करना है। अब an का फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1 इंटू d। अब वैल्यूज रख देंगे ध्यान से, d है -6 तो उसे ब्रैकेट में रखा। अब सबसे पहले इधर 261 जाके घटा में चला जाएगा। देखो बेटा यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, -6 को मैंने आगे लिख दिया, इंटू n-1, इट शुड बी लेस देन -261। अब ये स्टेप आपको बहुत ध्यान से समझना है। मैंने क्या किया, जब हम सिंपल इक्वेशंस में भी ऐसे केस में माइनस से माइनस काट देते हैं
और बीच में हमारा बराबर होता है बेटा, लेकिन यहाँ पे क्या साइन है बीच में, छोटा है का साइन, लेस देन का साइन है। तो जब हम ऐसे में नेगेटिव साइन काटते हैं या साइन बदलते हैं तो ये वाला साइन भी चेंज हो जाता है। या आप खुद सोच के देखिए बेटा, जैसे घटा की संख्याओं में घटा 1 सबसे छोटा होता है। मान लो घटा 1 मैं कहती हूँ, घटा 1 सबसे बड़ा होता है, घटा 1 बड़ा है घटा 3 से। अब मैं दोनों तरफ का घटा का साइन हटा देती हूँ तो क्या रह जाएगा, 1 छोटा है 3 से, है ना। तो इसीलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब ऐसी इनइक्वालिटीज दे रखी हूँ, आपको असमानता का चिन्ह दे रखा हो और हम साइन चेंज करेंगे तो ये साइन भी चेंज हो जाएगा। छोटा है तो बड़ा है में चेंज हो जाएगा, बड़ा है तो छोटे में। तो मेरे पास क्या बच गया, 6 इंटू n-1, और यहाँ पे इस साइन को काट के हम बड़ा का साइन लगा देंगे और इधर लिख देंगे 261। अब ब्रैकेट खोल लीजिए, 6n-6 इज ग्रेटर देन 261। अब ये 6 इधर जाके प्लस हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में n क्या आएगा, 267 डिवाइडेड बाय 6। इसको भाग किया तो मेरे पास आ गया बेटा 44.5। अब n पॉइंट में तो कभी नहीं होता, आपको पता है n हमारे को चाहिए 44.5 से बड़ा। तो 44.5 से बड़ा एकदम पूरा नंबर कौन सा आएगा, 45। सो दैट मीन्स n शुड बी इक्वल टू 45। दिस इज अवर आंसर। एक बात और फिर से मैं आपको क्लियरली समझा देती हूँ। ये इनइक्वालिटीज का जो हमने यहाँ पे किया है, हमें पता है -1 इज ग्रेटर देन -7। यह सभी घटा की संख्याओं से सबसे बड़ी संख्या है ये, है ना। अब मैंने क्या किया, इसका इधर का साइन हटाया, माइनस माइनस, लेकिन तो अब मेरा क्या बना, क्या अभी भी ये बात सही है कि 1 बड़ा है 7 से, नहीं ना। तो अब ये मेरा बीच का साइन भी चेंज हो गया, मेरा क्या बन गया, ये 1 छोटा है 7 से। और वही काम हमने यहाँ पर किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझिए इसे और अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट कीजिए बेटा। नेक्स्ट है, एक सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। सम चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं और डायगोनल्स उसके 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ये बना लिया हमने, इसके डायगोनल्स ड्रॉ कर लिए। यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है और सारे डायगोनल्स आधे आधे भी हो रहे हैं, बराबर नहीं होते इसके डायगोनल्स, लेकिन बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। तो जो 30 सेंटीमीटर वाला है वो बेटा 15 ऊपर 15 नीचे रह गया। बाइसेक्ट का मतलब आधा आधा ना, तो ये 15-15 हो गया। और 40 वाला कैसे हुआ, 20-20। तो मुझे निकालनी है ये साइड। अब आपके पास ये एक समकोण त्रिभुज बन गया जिसकी 15-20 साइड दे रखी है और कर्ण हमें निकालना है। बहुत ही आसान ट्रिपलेट है ये अदरवाइज, क्योंकि 1 मार्क के क्वेश्चन में आपको कोशिश ये करनी है कि हमारा टाइम कम से कम लगे। तो फौरन आपको क्लिक करना चाहिए कि 3, 4, 5 का जो बेसिक ट्रिपलेट होता है उसी को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है ना। तो हमारा ये साइड भी 5 को 5 से गुणा करके 25 आ जाएगा। अदरवाइज आपको नहीं भी समझ आता बेटा तो पाइथागोरस लगा देते हैं फौरन। AD स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, ये हो गया 400 जमा 225 625, और 625 का अंडर रूट आपको पता ही है 25 होता है। हमने क्या किया था वो कि 3, 4, 5 का जो बेसिक ट्रिपलेट था, इसने 4 का 5 गुना किया 20, 3 का 5 गुना किया 15, तो हम भी 5 का 5 गुना कर देंगे 25 आंसर आ जाता। अगर आपको ट्रिपलेट और ये सब कॉम्बिनेशन बनाने आते होंगे तो फौरन आप ये काम कर पाएंगे। नेक्स्ट है, AB की लंबाई बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है, फौरन करते हैं। ये 4 है तो ये भी 4 है, ये पूरा 8 है, ये 4 निकल गया तो ये कितना बचा 8, इधर भी 8 है तो इधर भी 8 है, ये 6 है तो ये भी 6 है। अब AB आप बता देंगे, 8 जमा 6 बराबर 14।
नेक्स्ट बेटा, दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड y अक्ष द्वारा किस अनुपात में बांटा गया है। लाइन सेगमेंट हमें बनानी है, पहले फिगर जरूर ड्रॉ करनी है जिससे हमारे को पिक्चर क्लियर हो जाए बेटा। अब ये y एक्सिस बनाना है और रेशो हमें बताना है, तो ऐसे केस में हम हमेशा रेशो क्या मान लेते हैं, k:1। और ये पॉइंट क्योंकि y एक्सिस पर भी आ रहा है तो पॉइंट की फॉर्म क्या होगी, इट विल बी 0y, है ना। ये तो आपको बिल्कुल अच्छे से आता है कि y एक्सिस पे पॉइंट है तो 0y, x एक्सिस पे होता तो x0 होता। अब हम रेशो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कौन से कोऑर्डिनेट के लिए, जिसकी वैल्यू पता है। तो हमें यहाँ 0 पता है, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू पता है, तो x कोऑर्डिनेट के लिए हम रेशो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो 0 इज इक्वल टू k इंटू 5, दैट मीन्स 5k, फिर 1 इंटू -3, माइनस की टर्म को ब्रैकेट में डाला, नीचे k+1, ये k+1 इधर जाके 0 हो गया, 5k - 3 इक्वल टू 0, k इक्वल टू 3/5, आंसर इज डी। नेक्स्ट है ट्रायंगल ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल है एट B, 90 डिग्री का है। tan A आपको 1/√3 दे रखा है बेटा, तो इसका मतलब A कितना हुआ, 30 डिग्री। अब A 30 है तो ये कितना हुआ, 60 डिग्री। ऐसे ही होता है ना, एक 30 एक 60, एक 60 तो एक वो, ऐसी तरीके से बाकी दोनों मिला के हमारे 90 होंगे। तो C हमारा आ गया 60 डिग्री। अब उसने पूछा है साइन C का वैल्यू बताइए। साइन 60 हमें बताना है, यानी कि आंसर इज √3/2। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ए टॉवर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। टॉवर आपने बना लिया। भूमि धरती पे एक बिंदु से जो मीनार के पद बिंदु से 25 मीटर दूर है, 25 मीटर का डिस्टेंस है, और एंगल उन्नयन कोण एलिवेशन एंगल 60 डिग्री का है। ठीक है, काम की स्पीड आपकी पूरी होनी चाहिए बेटा, और क्योंकि यहाँ पे आपको अपना आंसर की सारा वर्किंग शो करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हमें सही आंसर करना है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे फटाफट कुछ नहीं लिखा है। हमने क्या करना है, सीधा ये हमें हाइट बतानी है, बेस दी गई है, इसको x माना फौरन, और x/25 आपको पता है tan थीटा का रिलेशन लग रहा है, सो दिस इज tan 60 डिग्री। tan 60 क्या होता है, √3, और 25 ऊपर चला गया, आंसर इज डी। नेक्स्ट देखिए, त्रिज्याखंड का कोण 60 डिग्री है और त्रिज्या भी दे रखी है, चाप की लंबाई बताइए। थीटा की वैल्यू रख दी, आर की वैल्यू रख दी, कैलकुलेशन को ध्यान से करना है। लेंथ ऑफ द आर्क हम निकाल रहे हैं, इसलिए 2πr वाला फॉर्मूला लगेगा, आंसर इज 3.66 cm। एक गोले का आयतन और सतह का क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, न्यूमेरिकली इक्वल है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3πr³, और उसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 4πr²। 4π से 4π कट किया, r² से r³ को काटा तो एक r बच जाएगा इस साइड, यानी कि हमारे पास रह गया r/3 बराबर 1, r इक्वल टू 3 यूनिट, आंसर इज डी। 13 क्वेश्चन है आपके पास, माध्यक दिया हुआ है और बहुलक दिया हुआ है, माध्य बताइए। तो जो हमारे को यहाँ एक रिलेशन इनका पता है, उसी फॉर्मूले का यूज करके हम माध्य निकालेंगे। मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन - 2 मीन। मॉड कितना है, क्रमशः का मतलब माध्यक पहले है और बहुलक बाद में है, बहुलक यानी कि मॉड। तो मॉड के नीचे हमने 29 लिखा, मीडियन के नीचे 26 लिखा। अब 2m इधर जाके प्लस हो गया बेटा, 29 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 78 - 29 49, m इज इक्वल टू 49/2, आंसर इज 24.5। एक थैली में कार्ड हैं जिन पर 2 से 11 संख्याएं हैं, तो पहले तो हमें टोटल देखना होता है। टोटल कैसे बताया मैंने आपको, बड़ी संख्या में से पहले वाली संख्या माइनस कर दो और +1 करो,
अगर तक लिखे हुए हैं यहाँ से यहाँ तक तो आपने +1 करना है, और इन दोनों के अगर बीच में दिया गया होता तो हम यहाँ पे माइनस करके देख लेते। तो मेरे पास कुल कार्ड्स कितने हैं, इसका मतलब 10 है। क्योंकि वैसे यहाँ तो छोटे नंबर्स हैं, आप वैसे भी निकाल सकते हो, क्योंकि इसने एक कार्ड कम लिया है तो 11 तक संख्याएं नहीं आएंगी, 10 कार्ड्स रह जाएंगे। अब फेवरेबल कौन सा है, प्राइम नंबर आना चाहिए। ध्यान से प्राइम नंबर लिख लेंगे, 2 3 5 7 11। प्रोबेबिलिटी बन गई 5/10, दैट मीन्स 1/2। यदि एक और अल्फा बहुपद के शून्यांक है, जीरोस हैं, तो अल्फा का वैल्यू बताइए। तो बेटा यहाँ से हम इसका प्रोडक्ट निकाल सकते हैं और सम भी निकाल सकते हैं। तो प्रोडक्ट आसान है, निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, C/A, और एक और अल्फा को आप गुणा करोगे तो क्या आएगा आपका। अब C की वैल्यू क्या है 4, और A की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, यानी कि 4/1। यहाँ पे अल्फा गुणा 1 अल्फा ही रह गया, अल्फा बराबर 4 हमारा आंसर बन गया। बस नेक्स्ट में आपको वैल्यूज पुट करनी है। cos 0 is 1, cos 30 is √3/2, cos 45 is 1/√2 and cos 60 is 1/2। हमारे पास आ गया √3/4√2। अब आप देख रहे हो नीचे एक अपरिमेय संख्या बन रही है, इरेशनल नंबर, जिसको हमें रैशनलाइज करके हटाना पड़ेगा। तो √2 से ही गुणा और भाग करेंगे, ऊपर चला जाएगा √2 और नीचे बन जाएगा √2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 2। आंसर आ गया √6/8। गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर से बढ़ाकर 12 सेंटीमीटर कर दी जाती है। रेडियस को थोड़ा बढ़ा दिया जाता है, तो सरफेस एरियाज में रेशो बताने हैं। तो एक स्मॉल r मान लेते हैं 8, कैपिटल R 12। रेशो बताना है तो बेटा सरफेस एरियाज के फॉर्मूले लगाएंगे और बटे में रख देंगे। 2πr² कैपिटल R²। 2π से 2π कट गया, R² कैपिटल R आपको रखना है। अब देखो यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर मत काट देना, क्योंकि ये अलग अलग टर्म्स के स्क्वायर हैं। इसे सॉल्व किया तो आपके पास आ गया 64, इसे 144 सॉल्व कर लेंगे, 4/9 हमारा आंसर आ गया। 16 के टेबल से कट रहे हैं दोनों, सो आंसर इज 4/9। नेक्स्ट है, एक फिश टैंक में 5 मेल फिश है और 8 फीमेल फिश है, तो मेल फिश की प्रोबेबिलिटी बतानी है। वेरी इजी। टोटल हो गए 13, फेवरेबल हो गए 5, प्रोबेबिलिटी इज 5/13। नेक्स्ट आपको पता ही है, असर्शन और रीजंस के क्वेश्चंस होते हैं। एक हम जब करते हैं जब दोनों बातें सही होती हैं, बी हम जब करते हैं जो कि सच तो है लेकिन उसका रीज़न उसके अकॉर्डिंगली ठीक नहीं है। सी हमारा आंसर जब होता है जब ए सही है आर गलत है, और डी जब होता है जब ए गलत है आर सही है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। किसी किताब का अंकित मूल्य 10 रुपये बढ़ाने पर कोई व्यक्ति 1200 रुपये में 10 किताबें कम खरीद सकता है। उसने क्या किया बेटा, लिस्ट प्राइस को इंक्रीज कर दिया। अब जब किसी की कॉस्ट बढ़ जाएगी तो आपकी जो आपकी बाइंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, है ना। तो ये बात इसकी सही है। हो सकता है इसने कम खरीदने पड़ी होगी अब इसको, क्योंकि जब रेट बढ़ गया तो अब उसको कम खरीद पा रहा है वो। सेकंड रीज़न क्या है, क्रय मूल्य बढ़ने पर एक निश्चित राशि में अधिक किताबें खरीदी जा सकती हैं। बिल्कुल गलत है ये बात। जब कीमत बढ़ गई तो आप ज़्यादा कैसे खरीद पाएंगे, है ना। तो इसका सी ऑप्शन हमारे सही है। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रायंगल ABC और PQR सर्वांग सम है, दे आर कॉन्ग्रुएंट, तो वो समरूप भी हैं, सिमिलर भी हैं। तो बेटा ये बात बिल्कुल सच है, जो भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती हैं वो सिमिलर भी होती हैं। नेक्स्ट रीज़न क्या कह रहा है, ये सभी सर्वांग सम त्रिभुज समरूप होते हैं। ये बात ठीक है, लेकिन समरूप त्रिभुजों का सर्वांग सम होना आवश्यक नहीं है, ये भी बिल्कुल ठीक है ना। तो इसका आंसर बना ए। दैट्स ऑल बेटा, पार्ट ए हमारा कंप्लीट हो गया है। ध्यान से समझिए, आपको सब आता है अभी तक, एक बस अपनी प्रैक्टिस अच्छे से बनानी है, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। कीप ऑन लर्निंग बेटा, स्टे ब्लेस्ड।